दोस्तों, कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश ने मिलकर एक ऐसे डकैत को पकड़ने की योजना बनाई क्योंकि वो चंदन की तस्करी करता था, हाथियों का शिकार किया करता था और इसको पकड़ने के लिए लगभग 100 करोड़ की रकम खर्च हो जाती है। लेकिन इसका 36 सालों तक जंगलों पे राज चलता रहा है। वो पकड़ा ही नहीं जाता, हालांकि तमाम कोशिशें की जाती हैं। वो कोशिश नाकाम हो रही थी लगातार। वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी रखा था। कोई जिंदा या मुर्दा वीरप्पन को अगर पकड़ के लाएगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने 184 लोगों की हत्या की थी। 2000 से ज्यादा हाथियों का शिकार किया था। हाथियों के जो दांत होते थे उनकी तस्करी की थी। लगभग 16 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। चंदन की लकड़ी की तस्करी करने के बाद उसने 143 करोड़ रुपए के आसपास उसने कमाए थे। इस तरह की बातें थी। हालांकि 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस की मुठभेड़ में जब वो बीमार होता है, अपने भाई का इलाज कराने के लिए जा रहा था, उसे एम्बुलेंस की जरूरत थी। पुलिस ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और वो एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाता है। पता चलता है कि एसटीएफ का एक अधिकारी उस एम्बुलेंस को चला रहा था, एक स्थान पर उसे ले जाकर के रोक देता है। 22 से ज्यादा पुलिस वालों ने जब उस पर गोलियां चलाई तो उसका नाम हमेशा के लिए दफन हो जाता है। उसका नाम तो खत्म हो जाता है, लेकिन दक्षिण की कहानियों में अक्सर वीरप्पन का नाम जरूर आता है। और ऐसे ही एक फिल्म के डायरेक्टर लेखक होते हैं सुकुमार। उनके दिमाग में कहीं न कहीं एक आइडिया पनप रहा था वीरप्पन को लेकर, और ऐसा दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि वहीं से पुष्पा फिल्म के लिए एक आइडिया आया था। पुष्पा 1 बनती है, पुष्पा 2 द रूल के नाम से उनकी फिल्म आती है और उसके बाद इस फिल्म ने पूरी दुनिया में एक तरह से पूरा तहलका मचाया हुआ है। भारत की बताते हैं कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाती है। लेकिन उस वक्त इस मामले में हड़कंप मच जाता है जब फिल्म के हीरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या होगा, कितनी सजा हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी 5 दिसंबर 2024 को भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग हिस्सों में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम है पुष्पा द रूल। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है सुबह के 10 बजे के आसपास, हालांकि पहले से ही लोग टिकट बुक करा लिए थे, क्योंकि जिन लोगों ने पुष्पा 1 देखी थी वो पुष्पा 2 में ऐसा क्या है उसको देखने के लिए एकदम उत्सुक थे कि कब ये फिल्म रिलीज हो और हम देखने के लिए जाएं। दोस्तों, उसके बाद जगह जगह जहां जहां पे मूवी रिलीज हो रही थी पुष्पा 2, वहां देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। और जगह जगह अल्लू अर्जुन अपना प्रमोशन के लिए भी जाते हैं, पटना में भी गए थे और भी जगहों पे जाते हैं। लेकिन 4 दिसंबर 2024 को हैदराबाद के संध्या थिएटर में वो अपने फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए उस थिएटर में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां भगदड़ मच जाती है। भगदड़ मचने से एक महिला जिसका नाम होता है रेवती, उसकी मौत हो जाती है और एक बच्चा घायल होता है। दरअसल रेवती नाम की एक महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ फिल्म देखने गई थी हैदराबाद के संध्या थिएटर में। अचानक से अल्लू अर्जुन वहां पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनके फैंस की वजह से भगदड़ मच जाती है, जिसमें उस महिला की मौत हो जाती है और उसका जो बच्चा होता है वो घायल हो जाता है। जब वहाँ की भीड़ खत्म होती है तब वहाँ पे 2 लोग पड़े मिलते हैं, एक रेवती नाम की महिला और उसका एक बच्चा। जब दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उसे देखते हैं, इलाज करते हैं, तो इलाज के दौरान पता चलता है कि जो रेवती नाम की महिला है उसकी मौत हो चुकी है और उसका जो बच्चा है वो घायल है, उसका इलाज चलता है। उसके बाद जो उसका पति होता है या उसके घर वाले जो होते हैं, इस बात को सुनकर वो दुखी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं। उसके बाद हैदराबाद का एक थाना लगता है चिकड़पल्ली। जो मृतक का पति होता है वो चिकड़पल्ली थाने में जाता है और वहां जाने के बाद वो उदास होकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वहां के जो स्टाफ होते हैं, वहां के जो पुलिसकर्मी होते हैं, उनसे एसएचओ के बारे में पूछता है। तो वहां के जो पुलिसकर्मी होते हैं वो बताते हैं कि नहीं, वो तो अभी नहीं है, लेकिन बताइए क्या बात है।
उसके बाद वो वहीं खड़ा रहता है, इंतजार करता है जब एसएचओ साहब वहाँ पे पहुँचते हैं। साहब एक एफआईआर दर्ज करनी है। तो जो एसएचओ होते हैं बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बोलो, एफआईआर दर्ज करा दो, कोई बात नहीं। तो जो मृतक का पति होता है वो बताता है कि एफआईआर अल्लू अर्जुन के नाम से दर्ज करनी है, जो कि साउथ के एक्टर हैं। ये बात सुनकर जो एसएचओ होता है वो खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या बात कर रहा है, कहीं मजाक तो नहीं कर रहा है। उसके बाद जो मृतक का पति होता है रेवती का, वो उस एसएचओ को पूरी कहानी बताता है और कहानी बताने के बाद फिर जो एसएचओ होते हैं वो अपने उच्च अधिकारी एसएसपी से बात करते हैं और पूरी घटना को बताते हैं कि ऐसी ऐसी मामला है और इस पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद जो एसएसपी होते हैं वो पूरी कहानी को सुनने के बाद एसएसपी ने कहा ठीक है, वो शिकायत लेकर आया है, अगर वो उसकी शिकायत में पुख्ता जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर कीजिए और जांच कीजिए। जांच करने के बाद जो भी निष्कर्ष आता है उसके बाद ही अपना कार्रवाई कीजिए। अब जैसे ही तहरीर मिलती है, तहरीर के आधार पर पता चलता है एक दिन पहले 4 दिसंबर 2024 रात लगभग 9:30 बजे का आसपास का वाकया रहा होगा। पुष्पा 2 द रूल फिल्म का स्क्रीनिंग चल रही थी संध्या थिएटर में, जो हैदराबाद में लगता है। उसके बाद बड़ी संख्या में जो दर्शक थे वहां पहुंचे हुए थे। उसके बाद अचानक से कुछ सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं और किसी की जब नजर पड़ती है तो व्यक्ति पहचानता था कि ये गार्ड किसी और की नहीं बल्कि जो पुष्पा फिल्म का हीरो है अल्लू अर्जुन, ये तो उनके गार्ड हैं। बस उसका शोर मचाना था। उसके बाद शोर पूरे सिनेमा हॉल में फैल जाती है, आसपास के लोग भी पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसके जितने भी फैंस होते हैं सब उसका एक झलक पाने के लिए बेहाल होते हैं और उसके बाद वहां पे भगदड़ मच जाती है, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है जिसका नाम होता है रेवती और उसकी उम्र होती है 35 साल और उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है तेज। वो अपने पति और 2 बच्चों के साथ फिल्म देखने गई थी पुष्पा द रूल। जब भगदड़ मच जाती है उसके बाद वो महिला उस थिएटर में गिर जाती है। भगदड़ के दौरान उस महिला के ऊपर कोई कदम रखता है, कोई बच्चे को कुचलने की कोशिश कर रहा था। महिला का दम घुटता है और दम घुटने की वजह से महिला की मौत हो जाती है और जब भीड़ छटती है तो पता चलता है कि 2 लोग यहाँ जमीन पे पड़े हुए हैं। उसके बाद उन लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल ले जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज करता है तो पता चलता है कि जो रेवती नाम की महिला है उसकी मौत हो चुकी है और उसका जो बच्चा है वो अभी सही सलामत है, लेकिन उसे काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज चलता है और जो रेवती के पति और बाकी घर वाले भी वहाँ पहुँचते हैं। इस हालात को देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, दुख जाहिर करते हैं कि अब हम करें तो क्या करें। और जब उस मूवी को देखने के लिए वहाँ पे जब भीड़ उमड़ती है तो वहाँ पे उन दिनों का याद आने लगता है, जैसे 90 के दशक 80 के दशक जब मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में लाइन लगाते थे। 5 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। जो थिएटर का मालिक होता है उसके भी एफआईआर दर्ज होता है। अल्लू अर्जुन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है, एक वीडियो जारी करता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, वो माफी चाहता है और जो महिला खत्म हो गई है उसके परिवार के आर्थिक मदद के लिए लगभग 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए भी तैयार है। अब ये बात सुनकर जो अल्लू अर्जुन के फैंस होते हैं वो काफी खुश होते हैं कि देखो एक ये कैसा हीरो है, कितना जमीन से जुड़ा है कि एक थिएटर में एक महिला की मौत होती है जो कि 25 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार है और दूसरी तरफ से ये प्रक्रिया आती है कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, इसके भाव बढ़ गए हैं, ये किसी को कैसे खरीद सकता है। यानी 2 तरह की प्रक्रियाएं आती हैं। लोग खुश भी थे, नाराज भी थे, लेकिन हीरो ने जो वादा किया था उसको करने के लिए पीछे नहीं हट रहा था। लेकिन उसके बाद भी ये मामला थमने को तैयार नहीं था। 11 दिसंबर 2024 को कोर्ट के शरण में जाने के बाद कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है, जब फिल्म की स्क्रीनिंग होती है तो कोई भी हीरो वहां जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसी भी हीरो के लिए आम बात है किसी भी थिएटर में जाना है, इसलिए वो चला गया था। पहले भी कई बार जाते रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी सारी भीड़ जुट जाएगी और इस तरह का हादसा हो जाएगा। इसलिए जो एफआईआर लिखी गई है
उस FIR को प्लीज रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। लेकिन मामला बढ़ता चला जाता है। एक तरफ फिल्म बहुत कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थी। 12 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन का जो फिल्म था 7 दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कमा चुकी थी। इसी खुशी को जाहिर करने के लिए पुष्पा की टीम साउथ से दिल्ली आती है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, करने के बाद खुशी जाहिर करते हैं, पार्टी मनाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं। इसी समय बताया जाता है कि हमारी फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में अलग अलग हिस्सों में जो फिल्म रिलीज होती है, अलग अलग भाषाओं में जो रिलीज होती है, उससे हमने लगभग 1000 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वो कमाई का अभी जश्न ही मना रहे थे। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर पहुंचते हैं और फिर 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का समय था। अचानक चिकड़पल्ली थाने की जो पुलिस होती है वो अल्लू अर्जुन के घर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से गिरफ्तार करती है। उसके बाद वहां हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वहां हड़कंप मचना तय ही था। जब हड़कंप मचता स्थिति में देखते हुए जो अल्लू अर्जुन के परिवार के जो लोग होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। वहां पे उनके कुछ फैंस भी आ जाते हैं। इसी बीच जो पुलिस वाले होते हैं वो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं और पुलिस वाले कहते हैं हम आपको फला मामले में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और जैसे ही गिरफ्तार होने की बात आती है कि ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जो वहां मौके पर लोग मौजूद थे वो वीडियो बना रहे थे, वीडियो बनाई जा रही थी। वीडियो बनाते बनाते धीरे धीरे सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। एक तरफ फैंस को पता चलता है, फैंस नाराज हो जाते हैं, फैंस गुस्से में हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, पुलिस एक हीरो एक एक्टर को ऐसे कैसे उसके घर से गिरफ्तार कर सकती है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है और जब गिरफ्तारी वाली बात होती है तो जो पुलिस की गाड़ी होती है उसमें बैठाया जाता है और पुलिस वाले अपने साथ लेकर जाते हैं और सोशल मीडिया पर यह खबर पूरे दिन चलती रहती है। 13 दिसंबर 2024 को जो कि हीरो हैं अल्लू अर्जुन, उनकी वजह से पूरी फिल्मी दुनिया में एक नया काम हुआ है। शायद इससे पहले इससे ज्यादा इतने बड़े लेवल पर इतने कम समय में किसी फिल्म ने आज तक कमाई नहीं की थी। उन्होंने पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बना दिया है और उनके चाहने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलती है जो फैंस होते हैं वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं आखिरकार अब क्या होगा। असल में जब हमने रिसर्च किया तो BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 ब्रैकेट A के तहत यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो इनको 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है अगर यदि ऐसा होता है तो। अल्लू अर्जुन सलाखों के पीछे जरूर जाएंगे। यदि इनके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हुआ तो हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाए। हालांकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर ले गई है। 3 साल की सजा हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के रूल के अनुसार यदि किसी की सजा होती है आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उसे हाथों हाथ जमानत दे सकते हैं। ये क्या प्रोसेस है, ये पुलिस की जो भी औपचारिकताएं होगी, लेकिन बिल्कुल पक्का हो सकता है कि रेवती के मामले में अल्लू अर्जुन की मुश्किलें कम नहीं होगी। और इस बात को लेकर कहीं न कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित हैं कि इतनी जल्दी पुलिस को क्या आन पड़ी थी कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। क्या यह गिरफ्तारी सही हुई है या किसी पॉलिटिकल मामले की तहत हुई है, ये तो खैर अंदर की बात है। अंदर की बात पुलिस कभी नहीं बताएगी। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई उसको लेकर के फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आदमी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे वो देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना हो या बहुत बड़ी हस्ती क्यों ना हो, जो संविधान के अंदर जो नियम कानून बनाए गए हैं सभी के लिए समान है। इस घटनाक्रम से हमें एक सीख मिलती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अल्लू अर्जुन को जो गिरफ्तार किया है इस तरीके से वो क्या सही है या गलत। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।